Assalamu alaikum students. We are back to offline classes. During the community classes, we have started chapter atoms and molecules. In this unit, we have already discussed the laws of chemical combination. We have also discussed Dalton's atomic theory. Now we will try to once again revise them here. मैं स्टार्ट से आपको फिर ये यूनिट पढ़ाना चाह रहा हूँ और आपको इससे रिवीजन भी हो जाएगा और जो इस वक्त क्लास में नहीं आए थे दे विल वंस अगेन गेट अ चांस टू स्टडी दीज टॉपिक्स। सो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, वो भी मैंने आपको कम्युनिटी क्लास में रिवाइज किया था। मैटर क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, है ना। हमने बेसिक 3 जो जनरल फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट, वो हमने डिस्कस किया था। एंड ये भी मैंने आपको बोला था कि एक इंडियन फिलोसोफर था महर्षि कनद, उसने बोला था, ही पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, उसने मैटर का नाम दिया था पदार्थ, पदार्थ कुछ नाम दिया था उसने कहा था जब हम मैटर को कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अगर हम कोई मैटर की फॉर्म लेंगे, इसको हम कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली लास्ट स्टेज पे हमें एक स्मॉल पार्टिकल मिलेगा। महर्षि कनद ने बोला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसने उसका नाम रखा परमाणु। क्या रखा नाम? परमाणु। ठीक है। उसने कहा कि जब हम कंटिन्यूअसली मैटर को डिवाइड करेंगे लास्ट पे हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उसने नाम दिया था परमाणु। ठीक है। एट द सेम टाइम एक और इंडियन फिलोसोफर था पकोडा कटियायामा, पकुदा कटियायामा। उसने कहा कि जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और वो हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर देते हैं। महर्षि कनद ने कहा था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो परमाणु है। जो पकुडा कटियायामा है उसने इस पोस्टुलेट को इलाबोरेट किया, इस डॉक्ट्रिन को इलाबोरेट किया और कहा कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं इन कंबाइंड स्टेट और हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर देते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर्स थे, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक डेमोक्रेट्स था या ल्यूकिपस था। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर हम मैटर को कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे तो हमें एक लास्ट पे एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा दैट विल बी इंडिविजिबल, और उन्होंने इस पार्टिकल का नाम रखा था एटम, जो आज भी हम बोलते हैं। ठीक है, हम आज भी बोलते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। हालांकि अगर आगे चल के आप देखोगे नेक्स्ट यूनिट में, चैप्टर में, कि एटम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा था, डेमोक्रेट्स और ल्यूकिपस ने कहा था, उन्होंने सजेस्ट किया था अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे स्टेज विल कम एंड पार्टिकल्स जो हम ऑब्टेन करेंगे कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, और उन्होंने इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नाम दिया था एटम। एटम का मतलब है इंडिविजिबल। ठीक है। और असल में जो काम किया इसके बाद वो था एंटोनियो लेवोजियर। एंटोनियो लेवोजियर ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। जो फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये एंटोनियो लेवोजियर ने दिया था। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे वो रिवाइज करता हूँ। जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये हमें बोलते हैं कि जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर कैसे कंबाइन होते हैं, ये कैसे कंबाइन होते हैं, या और भी प्रॉपर्टीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे फिलहाल आप 9th क्लास में 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ोगे। हालांकि हमारे पास हम 11th में 4 पढ़ते हैं या 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे आप फिलहाल 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े। इसमें जो फर्स्ट दैट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट वाज गिवन बाय एंटोनियो लेवोजियर। ठीक है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसका स्टेट कर, इसका जो स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन लेंगे इसमें मैटर जो होता है, मास जो होता है, नीदर वो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। इसका मतलब है कि जो टोटल मास ऑफ द वहाँ पे रिएक्टेंट्स होंगे या प्रोडक्ट्स होंगे रिएक्शन में हमारे पास, वो कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स्ड रहता है। जितना मास आप एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन लोगे उतना ही मास आपको एट द एंड ऑफ द रिएक्शन मिलना चाहिए। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ना हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन जब भी होगी उसमें मास फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। ये भी मैंने आपको बोला था कि रिएक्शन जब हम करते हैं, इसमें जो लेफ्ट साइड में हम जनरली लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और रिएक्टेंट जब कंबाइन होकर हमें नया प्रोडक्ट देते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स है वो मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए, तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास बराबर है। अब इसके बारे में एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, वी कैन डू एन एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम क्या काम कर सकते हैं, वी कैन टेक सम सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन ए कोनिकल फ्लास्क। यहाँ पे जो कोनिकल फ्लास्क है वो दिखाई गई है, दिस है कोनिकल फ्लास्क में हमने सोडियम सल्फेट लिया Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड लिया, बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसकी होती है बेरियम क्लोराइड की BaCl2, वो हमने एक इग्निशन ट्यूब में लिया, इग्निशन ट्यूब है, या आप टेस्ट ट्यूब लोगे, टेस्ट ट्यूब इसमें आपने बेरियम क्लोराइड लिया। अब हमने हैंग किया इस इग्निशन ट्यूब को, या इस ट्यूब को जिसमें हमने बेरियम क्लोराइड लिया था, इसको हमने हैंग किया किस में, कोनिकल फ्लास्क में। लेकिन अभी हमने इन सब्सटेंसेस को मिक्स नहीं किया, इन केमिकल सब्सटेंस को हमने अभी मिक्स नहीं किया, हमने इसको हैंग किया, जिस मैंने यहाँ पे दिखाया है ऊपर रख के हमने इसको ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखा ताकि इसके साथ भी मिक्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो ये कोनिकल फ्लास्क था उसके ऊपर हमने एक कॉर्क रख ली और इसको सील किया, बंद किया। आफ्टर दैट हमने इस कोनिकल फ्लास्क प्लस जो ये ट्यूब था उन सब का मास नोट किया ऑन अ बैलेंस, उसका जो मास में निकला दैट इज 300.23 ग्राम्स फॉर एग्जांपल, 300.23 ग्राम्स। इसके बाद आप एक कोनिकल फ्लास्क जो है इसको उठाओगे और इसको टिल्ट करोगे ताकि जो बेरियम क्लोराइड था टेस्ट ट्यूब में वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, और वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। अब ये दो रिएक्टेंट्स मिक्स हो जाएंगे और एक रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, BaSO4 इज बेरियम सल्फेट और NaCl इज सोडियम क्लोराइड। इसके बाद ठीक है, अब हमें रिएक्टेंट्स चेंज हुए प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट सब्सटेंस बन गए। अब इन डिफरेंट सब्सटेंस को हम क्या काम करेंगे, हम एक बार फिर सिस्टम एक क्लोज्ड है, कोनिकल फ्लास्क के ऊपर हमने सील किया है कॉर्क से, अब हम एक बार फिर इनका मास नोट करेंगे। इनका जो मास है ना, वंस अगेन हमें 300.23 ग्राम्स आ रहा है। इसका मतलब है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है दैट्स इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मास यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, टोटल मास कंजर्व हुआ, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमने वहां पे मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी के जरिए भी ये देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट in a chemical compound the elements are always present in a definite proportion by mass। ये बोलता है कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन a definite proportion by mass। उसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल हम लेंगे वाटर H2O। वाटर में दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन सिंगल एटम है। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है कितना 1, तो दो का कितना होगा 2। ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ दीज masses ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट्स 2:16। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट्स 1:8, 1:8 है। तो वाटर जो है ये हमेशा कंटेन करेगा, जहां से भी आप वाटर को लाओगे, जिस रिएक्शन में भी वाटर मिलेगा, इट विल ऑलवेज कंटेन टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, वो कंबाइन टुगेदर होते हैं एक दूसरे के इन द रेशियो ऑफ 2:16 या 1:8 बाय मास। ये रेशियो बाय मास है, 1:8 या 2:16 है। इसका मतलब है अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज हो जाएगा, अगर वी विल टेक 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, अगर वो डिकम्पोज हो जाएंगे वी विल गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमेशा जब भी वाटर बनेगा उसमें 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम ग्राम्स की बात करेंगे 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे। अगर हम बाय नंबर लेंगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वी विल गेट वाटर। जहां से भी आप वाटर लाओगे उसका कंपोजिशन यही होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि जो भी कंपाउंड होगा इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इसलिए अगर हम अमोनिया लेंगे NH3, अमोनिया में एक नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, एक नाइट्रोजन एटम वो कंबाइन होता है 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। यहाँ पे जो रेशियो बाय मास है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14
और हाइड्रोजन का एक का मास कितना है 1 यूनिट और 3 का मास कितना होगा दैट्स 3 है ना। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा दैट्स 14:3 14:3। वाटर में आपने देखा 2:6 उसको आपने सिंप्लीफाई किया 1:8 और अमोनिया में क्या है 14:3। जो भी केमिकल कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा प्रेजेंट होंगे इन ए सिंपल हमेशा प्रेजेंट होंगे इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक बार फिर मैं आपको बोलूंगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जो भी कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा उनके में जो रेशियो बाय मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशन भी वो आप देखोगे जब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो फिलहाल आप याद रखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दिस डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू।